नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एस्टेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो मैंने आपको कल कंटिन्यू पार्ट कराया था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसका मैं आगे का आपको कंटिन्यू करा रही हूँ। चलिए पहले देखते हैं, साथ साथ हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे। तैयारी अपनी जारी रखिए। पेपर आपके कभी भी हों, चाहे हमारे 21 और 22 को हो, चाहे हमारे आगे आने वाले दिसंबर में हो, आप लोग अपनी तैयारी शुरू रखिए। हर रोज एक नया टॉपिक आपको करना है, ये आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने आपको मनी मेजरमेंट कराया था कल कि जो चीज हम मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी कि मनी में जिसकी एंट्री हो सकती है, मनी में कन्वर्ट होती है जो ट्रांजैक्शन, हम लोग उसी की एंट्री करते हैं। अब हमारा एक और है प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, फिर हम देखेंगे कि वो हमारा कौन सा प्रिंसिपल उसमें फिट बैठेगा। ये देखिए आप, ये देखिए जी, ये है जी राम, ये है राम का बिजनेस। ये राम है और ये राम का बिजनेस है। अकाउंट कहता है कि ये दोनों अलग अलग है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ही बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं। हमें राम से कोई लेना देना नहीं है। राम मालिक है, बिल्कुल मालिक है। अगर राम इसके अंदर पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल लगाएगा। बिजनेस की लाइबिलिटी है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि बिजनेस ने राम को पैसा देना है। मान लो उसने 1 लाख रुपीज लगाया कैपिटल के लिए, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बिजनेस स्टार्टिंग की एंट्री हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस में आ गया टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब ये 1 लाख रुपया हमने क्रेडिट में लिख दिया। इट मीन्स क्या है कि हमारी लाइबिलिटी है ये। मतलब क्या हुआ, राम अलग हो गया और बिजनेस अलग हो गया, मतलब कि सेपरेट एंटिटी। अकाउंट क्या कहता है, अकाउंट के अंदर बिजनेस की एंटिटी अलग है और जो ओनर है, जो बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो बिजनेस को रन करेगा, जो बिजनेस का प्रॉफिट को अपने अर्न करेगा या लॉस को बियर करेगा, वो अलग है और बिजनेस अलग है। सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी। ये हमारा कंसेप्ट बनता है जी, हमारा प्रिंसिपल। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाए कि राम अलग है और राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस अलग है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल है वो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको। सेपरेट एंटिटी ये इसलिए ऐसे समझाया जा रहा है आपको कि अगर, क्योंकि पेपर के अंदर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, रट्टा लगाने वाले क्वेश्चन आपके आ नहीं गए। अगर आपने रट्टा लगा लिया और आपको सिचुएशन ध्यान नहीं है, सेपरेट एंटिटी तो ध्यान है, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेनेशन नहीं आती, तो आप करेंगे कैसे। तो ये एक्सप्लेनेशन है जी कि बिजनेस अलग है, पार्टी अलग है, जो पार्टी बिजनेस में पैसा लगाएगी वो अलग है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए आप। हाँ जी, अगला वाला हमारा प्रिंसिपल एक और देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। एक्यूर्ड बेस पे जिसको बोला जाता है, एक्यूर्ड बेस पे मनी मेजरमेंट की तरह ही होता है, सेम ऐसे ही है कि हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जब तक एक जो बड़ा पर्सन है, बड़े पर्सन क्या कहते हैं कि अगर जितना पैसा हमारे हाथ में है, जो हमने कमा लिया वो हमारा है, जो हमारे पास नहीं आया वो अभी हमारा नहीं है, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो एक अर्न्ड बेस होता है, एक एक्यूर्ड बेस होता है। दोनों को देखिए, प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है एक्यूर्ड बेस पे, एकर्ड बेस भी बोलते हैं जिसको, अकर्ड बेस भी बोलते हैं कई लोग। वो आप लोग देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन किस तरह से, एक्यूर्ड बोलिए, अकर्ड बोलीजिए, एक्यूर्ड बोलीजिए, वो आपकी मर्जी है। एकर्ड बेस के ऊपर जो बिजनेस होता है उसमें क्या कहा जाता है कि मान लीजिए मैंने कहीं से इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख रुपीस की और मुझे उसमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा।
10% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, एक्योर्ड, अर्न नहीं हुआ, मेरे पास आया नहीं है, लेकिन एक्योर्ड मैंने कर लिया उसको, पैसा तो मेरे पास आएगा क्योंकि मैंने 10% उसको कमा लिया है। तो एक्योर्ड बेस क्या कहता है कि हमें ये 10,000 की एंट्री दिखानी है कि हमने 10,000 रुपये कमा लिए हैं, हमारे आने हैं, ये एक्योर्ड बेस। अर्न्ड बेस क्या कहता है? अर्न्ड बेस ये कहता है अर्न्ड बेस ये कहता है कि 1 लाख के ऊपर अगर 10% इंटरेस्ट आपने कमा लिया लेकिन आपको अभी मिला नहीं है, अगर आपको मिल जाएगा, अगर आपके हाथ में आ गया 10,000 रुपीज, जब तक आपके रिसीव नहीं होते ना, रिसीव्ड, तब तक आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते। ये कहता है कि अगर आपका ड्यू हो गया, एक्योर्ड बेस कहता है अगर आपका ड्यू हो गया, मान लो कि 1 अप्रैल से आपने 31 मार्च तक का किया था और 10,000 रुपीज हो गए, एक्योर्ड हो गए, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए 31 मार्च को। और अर्न्ड बेस क्या कहता है? अर्न्ड बेस कहता है कि अगर जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा ना, हम एंट्री नहीं करेंगे। तो ये हो गया जी इसका प्रिंसिपल एक्योर्ड बेस के ऊपर कि हमने अगर उसको कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं है, लेकिन हमारे पास आना है, तो भी हम एंट्री करेंगे। और अर्न्ड बेस कहता है कि जब तक हमारे पास कैश रिसीव नहीं होगा, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, एक आधा प्रिंसिपल आपको हो सकता है सिचुएशन में बता दे, और हो सकता है बिल्कुल सीधा सीधा ही पूछ ले, क्योंकि वही है ना कि एक आधा क्वेश्चन, हर सारे के सारे क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड आते नहीं है, बीच में मिक्स आते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैचिंग कंसेप्ट कौन सा है, या फिर आपका एक्योर्ड बेस कौन सा है, सेपरेट एंटिटी वाला, गोइंग कंसर्न वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेपरेट एंटिटी का जो क्वेश्चन है वो लगभग KVS, NVS, आरोही स्कूल में लगभग आए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ के जाइएगा, सेपरेट एंटिटी वाला। बाकी प्रिंसिपल सारे इंपॉर्टेंट है, वही है कि जो हमारे पास आ गया हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ इसकी कन्वेंशंस भी होती हैं। प्रिंसिपल तो हमारे लगभग हो गए, सेपरेट एंटिटी हो गया, एक हमारा एक्योर्ड बेस हो गया। एक होता है जी हमारा हिस्टोरिकल कोस्ट। हिस्टोरिकल कोस्ट है, मान लीजिए 20 लाख की हमने एक बिल्डिंग ले ली, 20 लाख की ले ली मैंने 2000 पे, और 2020 चल रहा है, आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। अब रूल के मुताबिक तो मुझे 1 करोड़ लिखना चाहिए, आज की मेरी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया है। लेकिन हिस्टोरिकल कोस्ट वाला, हिस्टोरिकल कोस्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कोस्ट, हिस्टोरिकल कोस्ट, हिस्टोरिकल कोस्ट का जो प्रिंसिपल है वो कहता है जब आपने जो कीमत पे सामान खरीदा था ना, उस टाइम में आप उसी को लिखोगे, आप उससे ज्यादा या कम नहीं लिख सकते। क्यों लिखोगे? जब आपकी लागत ही 20 लाख की थी, आपने खरीदी 20 लाख की है, तो आप उसको क्यों 1 करोड़ की दिखाओगे? धक्के का प्रॉफिट किस चीज का? ये तो कीमत बड़ी तो बड़ी, हमारे तो 20 लाख लगे थे, हम तो 20 लाख दिखाएंगे। ये होता है हिस्टोरिकल कोस्ट। अब मैं आपको कुछ कन्वेंशंस बताती हूँ। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल और कन्वेंशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वेंशन और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है। देखिए, कुछ बातें, जैसे मान लो एक चीज किसी ने कही, दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो प्रिंसिपल बन जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे रिसर्चर हैं, डेवलपर हैं, वो अगर एक बात की रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने उसके ऊपर कंक्लूजन पर भी आ गए, और वो प्रिंसिपल आ गए, बुक्स में भी आ गया, छप गया, सब कुछ हो गया कि हाँ भाई ये चीज़ तो सब जगह हो रही है, और वो सब जगह फॉलो भी हो रही है, कंपल्सरी भी है। अब जितने भी हमने बताए हैं वो सब कंपल्सरी हैं। आप कोई भी अकाउंट बनाओगे तो आपको ये वाले रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन कन्वेंशंस क्या होती हैं कि एक परंपरा होती है। मान लो मेरे घर पे कोई एक परंपरा है कि मान लो हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, हम तो रात लेट उठते हैं, हमारी परंपरा है, कोई भी नहीं रोक सकता इसको
किसी और के घर में कोई परंपरा है कि वो तो सुबह जल्दी उठते हैं, उठना ही उठना है, 5 बजे के बाद तो उठना अलाउड ही नहीं है, अभी आपको 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठना ही उठना है, तो अगले की परंपरा है। और लोग कहते भी हैं कि अच्छी बात है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छा है, परंपरा बन गई। मान लो उस परिवार की बनी, धीरे धीरे उस मोहल्ले की बन गई और उस एरिया की बन गई कि सुबह सभी जल्दी उठते हैं, अच्छी बात है, इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है। तो वो हो गई कन्वेंशन, परंपराएं जिसको बोलते हैं। तो कन्वेंशन क्या है, कुछ अकाउंट के भी कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। प्रिंसिपल क्या है जी, मस्ट है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कन्वेंशन आपको फॉलो करना मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन शुड है, चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये हमें करनी चाहिए, करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक है हैव टू, एक कैन भी आप कर सकते हो, और एक आपको करनी ही है। तो कन्वेंशंस कैसे कैसे हैं ये देखिए आप। कन्वेंशंस के अंदर सबसे पहले तो एक कन्वेंशन है यूनिफॉर्मिटी, जिसको एक रूपता बोलते हैं, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है कि आप है ना अकाउंट्स के अंदर एक ही टाइप से अकाउंट बनाओगे, ये नहीं है कि आप हर साल चेंज करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया आपने फ्लैट मेथड से, स्ट्रेट, आप 2 साल तक स्ट्रेट ही लगा रहे हो, तीसरे साल आपको लगा कि ये तो सही नहीं है, स्ट्रेट कैसे हो सकता है, हम लोग तो अपने हिसाब से यूज करते हैं, पहले मशीन ज्यादा यूज होती थी अब कम होती है, या पहले कम यूज होती थी अब ज्यादा यूज होती है, तो क्या किया जाए, डिमिनिशिंग लगाना चाहिए, डिमिनिशिंग मेथड से लगा देंगे। ऑडिटर आया चेक करने के लिए, या सीए ने चेक किया आपके अकाउंट्स, पहले आपने स्ट्रेट मेथड से लगाया हुआ था, सेम डेप्रिसिएशन लग रहा है, मान लो 1 लाख के ऊपर 10,000 लग रहा है, हर बार आप 10,000 लगा रहे हो, अचानक से आपने 8,000 कर दिया डेप्रिसिएशन उसी मशीन पर, क्या हुआ जी, आपने डिमिनिशिंग क्यों लगा दिया? बोले डिमिनिशिंग इसलिए लगा दिया जी क्योंकि ना हिसाब नहीं बन रहा था। किस चीज का हिसाब? एकड़ बेस पे आप लोग अकाउंट कर रहे हो, एकड़ बेस पे आपने अर्न बेस पे करना शुरू कर दिया, गलत हो जाएगा। जो आपकी परंपरा, जो आपकी पिछली शुरू से चलती आ रही है, आप उसको फॉलो करो ना। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे? ये होता है जी एक रूपता का सिद्धांत। अगला क्या है आपका, देखिए कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत। कोई कितना भी बोल्ड बन जाए, कोई कितना भी, रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। कोई कितना भी अपने आप को बोल्ड समझ ले कि मैं तो खुले विचारों का हूं, मैं तो बस पूछो मत, मैं तो परवाह ही नहीं करता किसी की, ऐसा होता नहीं है वास्तव में। जब हम सच में जब बिजनेस करते हैं ना, जब हम अकाउंट का पंजी का हिसाब करने लगते हैं, तो हम कंजर्वेटिज्म में आ जाते हैं, रूढ़िवादिता में। हम क्या सोचते हैं कि जितने भी आने वाले खर्चे हैं ना, सबको हम लोग लिखेंगे, लेकिन आने वाले खर्चों को, आने वाले लॉसेस को हम लोग लिखेंगे, लेकिन आने वाली इनकम और प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे। क्या पता कोई प्रॉब्लम आ जाए, खर्चा तो तैयार ही है। तो क्या है, अपकमिंग एक्सपेंसेस, इन लॉसेस, प्रोबेबिलिटी संभावना है कि हो सकता है कि लॉस हो जाए। पिछली बार बाढ़ बहुत ज्यादा आई थी, हमारी फसलें बिल्कुल खराब हो गई। इस बार क्या पता बाढ़ ना आए, लेकिन आने के चांसेस है, हर बार आ गए तो मान के चलेंगे कि हमारा तो नुकसान होना ही होना है। तो ये हो गया जी अपकमिंग एक्सपेंसेस। अब जैसे कोरोना काल चला, किसी ने नहीं सोचा था कोरोना काल चलेगा, ऐसा हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा। आप लोग आज ऑफलाइन क्लास की जगह ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं,
देख रहे हैं वीडियो, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम लोगों को यही एक ऑप्शन मिला हुआ है, हमने तैयारी करनी है इसमें। नहीं तो पहले क्या होता था, जगह जगह जाके बोर्ड देखते थे, हाँ जी कहाँ पर अपना क्लास लगी हुई है तो वहाँ पे जाके पूछ के आए। अब हर कोई डरता है इस टाइम में, तो सिचुएशन बदल गई। तो ये कहते हैं कि भाई हम लोग अपकमिंग एक्सपेंसेस, जो आने वाले खर्चे हैं, आने वाले लॉसेस हैं, संभावित जिनकी प्रोबेबिलिटी है, उन सब की एंट्री हम लोग करेंगे। लेकिन 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 हम लोग आने वाली इनकम, हो सकता है किसी को हमने माल बेचा हो और पैसा आने वाला है, ज़्यादा रेट पे आ जाएगा, इस वक्त ज़्यादा सेल हो जाएगी, इस वक्त सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है तो हमारे गर्म कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, हो सकता है। लेकिन हम उसकी एंट्री नहीं करने वाले, इसमें करेंगे और एक्सपेंसेस और इसकी तो करेंगे, लेकिन इनकम और प्रॉफिट की नहीं करेंगे। इनकम एंड प्रॉफिट कौन से वाले? फ्यूचर के, जो आने की संभावना है। तो ये कुछ हो गए जी हमारे सिद्धांत। एक आपका मटेरियलिटी का भी है कि आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल सकते हैं, जबकि जो बड़े खर्चे हैं जैसे मशीनरी है, मशीनरी आपने इंस्टॉल कराई तो आपको मशीनरी में ही डालना पड़ेगा। अगर आप मशीनरी की रिपेयर करा रहे हैं, 1000 रुपये लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपेयर में डाल सकते हो। लेकिन अगर मशीनरी का खर्चा 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा लग गया तो आप उसको मशीनरी में ही दिखाओगे। अगर आप उसको सिंपल एक्सपेंस में दिखा दोगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, तो क्या है कि वो हमारा खर्चा तो चला जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंस में, और है जबकि ये कैपिटल एक्सपेंस, तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि गलत इफेक्ट पड़ेगा और उससे आपको नुकसान होगा। ये होता है मटेरियलिटी। यानी छोटे मोटे खर्चे को आप सिंपल मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखा सकते हो, लेकिन बाकी को आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल इनकम और रिवेन्यू इनकम, 3 साल के पेपर में आपको 2 या 3 बार ये क्वेश्चन मिलेगा। पिछले जितने भी बाकी एस्टेट के एग्जाम है उनमें हर एक में ये क्वेश्चन मिलेगा। केवीएस, एनवीएस और अगर आप आरोही स्कूल डीएसएसबी को देखेंगे तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार समझने के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं, गारंटी तो नहीं दूंगी, लेकिन अगर आपकी कोशिश रहेगी तो आप नहीं भूलेंगे। ये मैं कह सकती हूँ कि मैं आपको गारंटी दे दूँ, आप मेरी वीडियो ही ना देखो, मैं आपको कहूँ कि आपको समझ में आ रहा है और आपने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूंगी कि मैं गारंटी लूंगी। कोशिश करेंगे हम लोग, मैं समझाने की कोशिश करूंगी और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कैपिटल एक्सपेंस, रिवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं? जो हमारे बड़े खर्चे होते हैं, जिनको हम लोग पूंजीगत खर्चा बोलते हैं। पूंजीगत खर्चा, पूंजीगत खर्चे, ये हो गए जी आयगत खर्चे। आयगत खर्चे, ध्यान से समझिएगा बात को, कंसेप्ट को। अगर हम कोई भी घर के अंदर बात करें, चाहे बिजनेस की करें, किसी भी जगह की, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई बिल्डिंग, कोई अपना फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, रोजमर्रा के खर्चे हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए हमें डेली खर्चे करने पड़ते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, करना पड़ेगा आपको। रेंट आपको देना पड़ेगा, सैलरी आपको देनी पड़ेगी, हर वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली आपको देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी आपको। फ्रेट, फ्रेट होता है किराया, सामान आपने मंगवाया, सामान आपने दिया। स्टेशनरी, स्टेशनरी है मिसलेनियस खर्चे, छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे हो गए। कोई आया, चाय पानी पिलाई, कोई गया, उसको आपने कुछ डोनेशन वोनेशन दे दी, छोटी मोटी डोनेशन भी आपकी चलती रहेगी, खर्चे भी आपके चलेंगे। जो खर्चा रूटीन में चल रहा है, रूटीन में चल रहा है, और क्या है कि वो लगातार छोटी मात्रा में हो रहा है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो सारे के सारे खर्चे कौन से हैं? रिवेन्यू हैं जी, बार बार करने पड़ रहे हैं। रेंट एक बार देके आपका पीछा नहीं छूटेगा, सैलरी से पीछा नहीं छूटने वाला, फ्रेट से नहीं छूटने वाला, स्टेशनरी से नहीं छूटने वाला, मिसलेनियस एक्सपेंसेस से।
अब आ गया जी हमारा पूंजीगत खर्चे। पूंजीगत खर्चे कौन से हुए, एक बार कर दिए, दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। मशीनरी ले ली आपने, दोबारा मशीनरी नहीं लोगे, एक बार ले ली। साल में ले लोगे, 2 साल में ले लोगे, 5 साल में ले लोगे, बार बार नहीं लोगे। और 1000 रुपए की तो मशीनरी आने नहीं वाली, लाखों में आएगी, कई लाख रुपए लगेंगे, करोड़ रुपए भी लग सकते हैं। तो आपको क्या है, डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा आपका कैपिटल एक्सपेंस है, कौन सा रिवेन्यू। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस आपको देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने फर्नीचर की शॉप खोली, एक सोफा खरीद लिया, कभी मेरे पास बेड आ रहे हैं, कभी बेड जा रहे हैं, कभी डाइनिंग खरीद लिया, मेरा तो काम है। मैं उसको किस में डालूंगी, आयगत खर्चों में। परचेज है, परचेज तो मुझे करनी पड़ेगी। परचेज हमारा क्या है, आयगत खर्चा है, डेली हमें परचेज करना पड़ता है। सोफे, डाइनिंग, बेड, मशीन, सब कुछ मैं खरीदती हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा बिजनेस के नेचर के हिसाब से, मेरा जो बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि मैंने फर्नीचर की दुकान खोली हुई है या फिर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली हुई है, कभी मेरे पास एसी आ रहे हैं, कभी टीवी आ रहे हैं, कुछ हैं, तो वो कौन से खर्चे हैं, आयगत। लेकिन नॉर्मली जो खर्चा बिजनेस के, नॉर्मली जो बिजनेस है, मान लीजिए कोई वैसे सिंपल बिजनेस है, कपड़े की फैक्ट्री है, धागे वगैरह की, तो अब वहां पर जो मशीनरी आ रही है, एक बार आ रही है, दूसरी बार थोड़ी आएगी, तो वो मशीनरी कौन सा खर्चा हो गया, हमारा पूंजीगत खर्चा। बड़े खर्चे, मोटे खर्चे और बिजनेस की नेचर के हिसाब से जो खर्चे बार बार नहीं किए जाते वो कौन से खर्चे हैं, पूंजीगत खर्चे। जो बार बार किए जाते हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते, इनको तो हम रोक सकते हैं। मशीनरी एक बार आ गई तो अगले साल ही आएगी, दोबारा नहीं आएगी। फिर उसके बाद मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिल्डिंग हो गई। आप बिल्डिंग एक बार खरीदोगे, बार बार थोड़ी बदलते रहोगे। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग का ही काम है, खरीदने बेचने का है, तो आप बार बार भी बदलोगे। तो वो डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो आपका ये जो बड़ा वाला हो गया, बड़े खर्चे, मोटे खर्चे, बड़ा अमाउंट, और एक ही बार लिया जाए, बार बार ना हो, या फिर साल में, 6 महीने में, यूं थोड़ी कि बार बार, लेकिन सैलरी रेंट तो आपको बार बार देना पड़ेगा। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंस, आयगत खर्चे हो गए ये। और एक और इसकी डेफिनेशन भी बनती है, या उसको आप उससे भी समझ सकते हैं। बिजनेस के लिए सेल परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे हमारे डेली होते हैं, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो हमारे लगभग रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। और जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन बार बार नहीं होते, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंस हैं। सेम इसका उल्टा कर दो। अब मैंने आपको एक्सपेंसेस कराए हैं, मैं अब आपको इनकम के बारे में बताती हूँ कि हमारी कैपिटल इनकम कौन सी है और रिवेन्यू इनकम कौन सी है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे रेंट है, कौन सा है जी, कौन सा खर्चा है आपका, रिवेन्यू एक्सपेंस। आपने मशीनरी खरीदी, एक बार खरीदी, आप उसको बार बार थोड़ी खरीदोगे, आपकी कैपिटल एक्सपेंस होगी। अब देखिए आप लोग, कैपिटल इनकम, और एक आ गया जी हमारा रिवेन्यू इनकम। जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर जो भी हमारे सेल परचेज करने के बाद हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लॉस होगा तो वो रिवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएगा। अगर वो प्रॉफिट होगा, आपकी इनकम होगी, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, रिवेन्यू इनकम में। जैसे मान लीजिए आपने रेडीमेड का काम किया, रेडीमेड गारमेंट्स का आप काम कर रहे हैं, और आप कपड़ों की सेल करते हैं, और आपने एक सेल लगाई बहुत बड़ी सी दिवाली के टाइम पे सेल लगा दी, और आपका 50,000 का माल बिक गया। रोज आपका 10,000 का बिकता है, लेकिन आज 50,000 का बिका, 20,000 पे आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो 20,000 पे है ना, ये अभी भी चाहे बड़ा अमाउंट है तो भी आपका रिवेन्यू इनकम होगा, क्योंकि आप तो रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहे हो। सेल किसी दिन ज्यादा होगी, किसी दिन कम भी तो हो सकती है, किसी दिन जीरो भी हो सकती है। तो ये क्या होगा जी, हमारा सेल परचेज से रिलेटेड जितना भी हमें इनकम मिलेगी वो हमारी रिवेन्यू इनकम होगी। और छोटी मोटी हमने कहीं पे पैसा लगा रखा है, 1 लाख रुपया, डिविडेंड आ गया, बार बार आएगा, ऐसा तो नहीं है ना एक ही बार आएगा, हर बार आएगा आपका रिवेन्यू इनकम। रेंट, आपने कोई कमरा रेंट पे दे रखा है, बिजनेस का रेंट आ रहा है, रिवेन्यू, ठीक है।
आप किसी को कोई राय दी, आपने कोई सजेशन देते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो, साथ के साथ आप कोई सजेशन देने वाला काम कर रहे हो, आपको कमीशन मिल रहा है उसके ऊपर, रिवेन्यू इनकम, क्योंकि आपको बार बार मिल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपकी रिवेन्यू इनकम है। अब सेम आप आ जाओगे जी कैपिटल इनकम पे। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी हुई थी, अब आप शिफ्ट कर रहे हो, दूसरे प्लांट आपने शिफ्ट कर दिया, और वो बिल्डिंग आपकी मान लो 20 लाख रुपए की थी, 20 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग थी और अब 80 लाख की बिक गई, तो ये जो 60 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, 60 लाख का, ये आपका कैपिटल इनकम में आएगा। कैपिटल इनकम में क्यों आएगा? क्योंकि आपका काम रेडीमेड का है, कपड़े खरीदने बेचने का। आप लोग ये काम नहीं करते, भूमि जो आपकी जो बिल्डिंग बिकी है इसका नहीं करते, तो ये आपका कैपिटल आ जाएगा। यानी कि जो बड़ा सामान हमने खरीदा था वो कैपिटल एक्सपेंस थी, अब हम जो बड़ा सामान बेचेंगे हमें कुछ इनकम हो रही है, तो वो कैपिटल इनकम है। बात समझ में आई ये वाली? ये कंसेप्ट आप लोग माइंड में रख लीजिएगा कि जो चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी सेल परचेज चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो आपका रिवेन्यू में ही आएगा। अगर आप उस चीज़ की सेल नहीं कर रहे, कोई मोटा खर्चा, कोई मोटी एक्सपेंस, कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कुछ भी आपने बेच दिया, उससे जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, कैपिटल इनकम होगी। ध्यान रखिएगा इसको आप, ठीक है? ये पॉइंट है जी, कुछ करवाने की कोशिश की है मैंने कि आपको समझ में आए और पेपर आपका लगभग क्लियर हो। तो मेरी ये जो मुहिम मैंने चला रखी है एस्टेट की सीरीज़ की, हमारी पूरी जो सीरीज़ है वो पूरी उम्मीद है कि हम लोग जब तक आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उससे पहले हो जाएगी, और उससे पहले हम लोग लाइव क्लासेस भी लेने लग जाएंगे। और साथ के साथ एक और बात भी है कि कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट होने के बाद हम 1-2 पेपर सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपको पता चल जाए कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, हमने कैसे उसको अटेम्प्ट करा और कैसे उसको आगे अटेम्प्ट करना है। जो गलती हमने पिछली बार करी, अगली बार हमने वो गलती नहीं करनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए हमेशा और जुड़े रहिए। जो मेरी वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम लाइव आने में अभी वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे, ठीक है? थैंक यू।